हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मिस्टर ग्वे ने वुजिन को देखकर अपना हाथ रोक लिया था और वुजिन कहने लगी कि इसका मतलब कि आप हमारे घर में सिर्फ पैसों के लिए आए थे। अब उसने बहस करना शुरू कर दिया कि इन पैसों पर मेरा भी हक है। जब वुजिन ने उसके हाथ से वो डब्बा लिया, उसके हाथ पर चक्की काट दी और जैसे ही वो भागने लगी तो ये उसको धक्का दे देता है और जैसे ही उसे कुछ मारने वाला था तब तक ताइयोंग ने आकर इसे बचा लिया और अपने डैड को देखते हुए कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या। इसके बाद उसने अपने डैड को पुलिस के हवाले कर दिया था और वो काफी ज्यादा हर्ट था क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जबकि दूसरी तरफ वुजिन के हाथ पर काफी गहरी चोट आई थी जिस पर उसने पट्टी लगवाई। ऑफिस में जब आज के दिन दोनों ने ही ऑफ ले लिया तो पर्क को जरा अजीब लगा कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा। उधर ताइयोंग जब जाने ही वाला था तो एक ऑफिसर ने उसको रोक दिया कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर उसको अपना कार्ड दिखाते हुए बताने लगा कि मैं तुम्हारे भाई का सीनियर था। उसके फ्यूनरल पर भी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता था मगर मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारे फादर को जेल पहुंचाने वाला भी तुम्हारा भाई ही था, इसलिए ही वो पुलिस ऑफिसर बना। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जहां जिनो के फादर के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई थी और वो अपने फादर को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो उन्हें उनके किए की सजा देना चाहता था। यहाँ उसने इन ऑफिसर को बताया कि इनकी वजह से मुझे अपने भाई को घर से दूर करना पड़ा क्योंकि मेरे डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते थे और जब भी ड्रंक होकर घर आते तो हम दोनों को मारा करते। ताइयोंग को बचाने का मेरे पास एक यही रास्ता था, इसलिए मैंने उसे घर से दूर कर दिया। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे वैसे भी उनकी मार खाने की आदत हो चुकी थी। प्रेजेंट में ऑफिसर ने ताइयोंग को डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए जिसमें जिनो ने अपने फादर के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन की थी कि ये मुझे मारते पीटते हैं। ताइयोंग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया कि मेरा भाई ये सब कुछ अकेले में सहता रहा। इसके बाद जब वो घर आया तो भाई के रूम में आता है। यहाँ उसको एक एल्बम मिला जिसमें ताइयोंग के बचपन की सारी पिक्चर्स थी, यानी जो वक्त उसने अपने भाई के साथ नहीं गुजारा वो वाली पिक्चर्स भी इसमें थी। मतलब कि जिनो हमेशा उसे विजिट करने के लिए आया करता था, चोरी चुपे से उसकी पिक्चर्स क्लिक करता और फिर चला जाता। ताइयोंग बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है ये सोचते हुए कि भाई तुमने मुझ पर यह एहसान करके अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर में वुजिन भी आ गई थी और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। ताइयोंग ने उससे उसके हाथ के बारे में पूछा और मजीद कोई बात किए बगैर वहाँ से चला गया था। अपने दोस्त किमियो के पास आकर उसे अपने भाई के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। यहाँ भी उसको बहुत रोना आ रहा था कि मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम दोनों ये सब कुछ साथ में भी सह सकते थे। और फिर वो याद करता है कि जब मैं भाई के वेडिंग पर उनको देखने के लिए गया था तब मैंने कहा था कि इनको इतना खुश नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, बस अपना काम करता है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। इवन कि वुजिन भी उसके बारे में अब परेशान होने लगी। दूसरी तरफ वुजिन की जॉब परमानेंट हो गई थी और सभी कोलीग्स उसे विश करते हैं। इस पर वो भी काफी ज्यादा खुश थी, पर इस दौरान पर्क ने नोटिस किया कि शायद उसके हाथ पर कोई चोट लगी हुई है। इसके बाद वुजिन ने अपनी दोस्त वॉन से ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। वो भी सुनकर हैरान थी कि आजकल के जमाने में तो किसी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। आफ्टर दैट पर्क वॉन को रोककर उसे पूछ लेता है कि आखिर वुजिन के हाथ पर चोट कैसे आई। अब ना चाहते हुए भी वॉन को इसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। दूसरी तरफ वुजिन के नेबर्स को दिखाया गया। उन लोगों को भी जब ये सब कुछ पता चला तो वो तो खुद भी हैरान थे कि कैसा आदमी था वो। हम सबके सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, हम सबको बेवकूफ बना गया। नेक्स्ट सीन में वुजिन ताइयोंग के साथ डिनर करते हुए उसको बेटर फील करवाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन शायद वो अभी तक भी सदमे में था और जो भी हुआ उसके लिए इसे सॉरी करता है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और इसके बाद हम देखते हैं कि उसे पर्क की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ सियोन अपने अंकल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उनके बगैर ये खाना भी नहीं खा रहा होता। वुजिन ने इसे खाना खिलाने की काफी कोशिश की, तभी डोरबेल बजी और देखने पर वहाँ पर्क आया था जो सियोन के लिए कुछ खिलौने लेकर आया है। लेकिन वुजिन से कहने लगा कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, इससे हमारी सेकंड डेट समझ लो। इसके बाद वो वुजिन के लिए खाना बनाता है। तीनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। इवन के खाना खाने के बाद तीनों साथ में बाहर भी चले जाते हैं। इसी दौरान पर्क ने वुजिन को बताया कि मैं भी एक एज तक ऑर्फनेज में रहा हूँ, इसके बाद मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। ये सुनकर तो वुजिन हैरान हो गई क्योंकि उसे इस बारे में ऐसा कुछ भी पता नहीं था। खैर वो वुजिन से कह रहा था कि प्यार और फैमिली क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा के लिए अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। दूसरी तरफ ताइयोंग को दिखाया गया जो काफी इमोशनल नजर आ रहा था। रात में वो पर्क से मिलने के लिए गया था और इसने इसे काफी सारी बातें सुनाई कि तुम वुजिन का ख्याल रखोगे, तुमने तो उसे सारी मुसीबतें ही दी है। खैर प्रेजेंट में वो अपने डैड से मिलने के लिए आया था और उनसे सीधा सीधा कह देता है कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और अगर तुमने वुजिन
वुजिन को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो सियोन को किंडरगार्टन से रिसीव करने के लिए आता है। वो भी अपने चाचू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। खैर ताईयोंग ने उसके साथ बहुत खेला कूदा और फिर उसको अच्छे से सुला देता है। तब तक वुजिन भी घर वापस आ गई और उसके बैग्स देखकर पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो क्या? और ताईयोंग ने बताया कि हाँ मेरा घर बन चुका है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, अब मुझे अपने घर तो जाना ही है ना। वुजिन उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है कि हम फैमिली है, तुम अपने फादर की गलतियों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? मगर ताईयोंग ने उसको साफ साफ बता दिया कि ना तो मैंने जिंदगी में कभी प्यार देखा है और ना ही फैमिली देखी है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा फैमिली मेंबर बन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बन सका। कुछ देर की बहस करने के बाद वो वहाँ से चला गया था। मगर अपने घर आकर भी वो बैठकर सिर्फ उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है। उसे सियोन और वुजिन दोनों की याद आ रही थी। अगली सुबह वुजिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसको यकीन नहीं होता कि ताईयोंग यहाँ से जा चुका। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर चूमो ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। वो काफी इमोशनल लग रहा होता है, पर एमिचू को शायद कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर वो दिखाना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में पर्क वुजिन के साथ एक जगह शूट पर जा रहा था और यहाँ उसे अपने हाथ से खिला देता है, जो कि जाने अनजाने में चूजियोंग ने देख लिया। शूटिंग पर ताईयोंग भी आया हुआ था। वो वुजिन और पर्क को साथ में हंसता खेलता हुआ देखकर थोड़ा इमोशनल तो हो जाता है, पर खैर वुजिन भी उसे चोरी छुपे देख रही थी, जो बात पर्क ने भी नोटिस की। यहाँ चूजियोंग अपनी कुलीग को बता रहा था कि गाड़ी में उसने क्या देखा और ये बात इधर ताईयोंग भी सुन लेता है। इसी दौरान वुजिन के ऊपर एक सीढ़ी गिरने वाली थी, जो देखकर ताईयोंग फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, पर उससे पहले वहाँ पर पर्क पहुँच आया था। वुजिन की जगह पर्क को चोट आ गई थी और वो वुजिन को अपने साथ ले जाता है। इधर ताईयोंग को रियलाइज हुआ कि शायद पर्क ही उसका अच्छे से ख्याल रख सका है। इसके बाद घर जाते हुए भी वो काफी उदास था और वुजिन के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ताईयोंग के दोस्त उसके घर की सेटिंग करवाने के लिए आए थे। इसी दौरान किम्यू ने उससे सवाल किया कि तुम काफी उदास लग रहे हो, सच बताओ तुम वुजिन को पसंद करने लगे हो ना? इस पर वो भी खामोश हो गया कि तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन खैर उसके पास मुझसे बेहतर इंसान है जो उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रख सकता है और प्यार कुर्बानी का ही तो नाम है। नेक्स्ट सीन में वुजिन के नेबर उसे बता रही थी कि कल सियोन के किंडरगार्टन में एक शो होने वाला है, तुम इसके अंकल को भी कॉल करके साथ में जाना। वुजिन घर आकर कोशिश करती है उसे कॉल करने की, लेकिन फिर उसने नहीं की कि एक छोटा सा शो ही तो है। लेकिन कल सुबह जब वो उस शो में गई तो वहाँ काफी सारे लोग थे और इसे काफी बुरा लग रहा था सियोन के लिए कि सिर्फ मैं आई हूँ। उसे अपना आप भी याद आने लगा कि जब बचपन के स्कूल शोज में उसके पास ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे। खैर कुछ ही देर में सियोन अंदर से बाहर की तरफ भागते हुए आता है। वुजिन भी उसके पीछे आई और हमने देखा कि वहाँ पर पर्क आ चुका था। वुजिन को भी उसे देखकर अच्छा लगा। इसके बाद शो स्टार्ट हो गया था और थोड़ी देर में वहाँ पर ताईयोंग भी आ जाता है, लेकिन जब उसने पर्क को वुजिन के साथ देखा तो उसने आगे आने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वहीं पर बुके रख कर जाने लगा। पर्क ने भी उसे जाते हुए देख लिया था, पर उसने वुजिन को इस बारे में नहीं बताया और इसके बाद उसने सियोन और वुजिन के साथ काफी फन किया, साथ में पिक्चर्स भी क्लिक की। ताईयोंग जाते हुए काफी इमोशनल था, पर वो कहता है कि चलो सियोन के पास कोई तो है, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर चूमो ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि वो इस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। इवन कि उसने अपने यूएस जाने की फ्लाइट भी बुक करवा ली। मगर यहाँ उन्हें काफी रोना आ रहा था और ताईयोंग उनको तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर आप अभी भी एमिचू से प्यार करते हो तो ऐसे क्यों जा रहे हो, आपको उन्हें अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहिए। लेकिन शायद वो हार मान चुका था, क्योंकि आज तक तो एमिचू को उसके प्यार का यकीन आया नहीं। खैर जाते जाते वो एमिचू से भी मिला, उसको आखिरी बार गुड बाय बोला और आगे की लाइफ के लिए बेस्ट विशेस कहकर वहाँ से चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन एमिचू को भी उसका ऐसे जाना बुरा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ताईयोंग को सियोन के किंडरगार्टन से कॉल आती है कि उसे कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, तो क्या प्लीज आप आ जाओगे। ताईयोंग ये सुनकर जल्दी से उसे पिकअप करने के लिए जाता है और इसके बाद उसे अपने साथ बाहर घुमाने फिराने ले गया था कि चलो हम साथ में टाइम स्पेंड करें। एट द एंड उसे अपने घर ले आता है और इस बार तो उसे इस बात की फिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि सियोन उसकी चीजों को खराब कर देगा, बल्कि उसे इस बात की फिक्र थी कि सियोन को किसी चीज से चोट ना लग जाए। और खुद को इतना बदला हुआ देखकर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि कभी मैं किसी के लिए इतना पोसेसिव भी हो सकता हूँ। खैर काफी टाइम साथ में स्पेंड करने के बाद अब वो सियोन को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। वुजिन ने इसका शुक्रिया अदा किया। ताईयोंग अभी भी उसको देखकर जैसे शर्मिंदा सा था। इसके बाद सियोन को बाय बाय करते हुए वहाँ से चला गया। मगर जब वो घर आता है तो उसे सियोन की याद आ रही थी। पहले उसे सबसे ज्यादा सुकून अपने
घर में आता था और अब की बार उसे सुकून ही नहीं आ रहा। उधर वूजिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बार बार ताइयोंग के रूम को देखती रही। तभी उसको रियलाइज हुआ कि ताइयोंग वो वाली लाइट तो यहीं पर छोड़ गया, यानी कि वो इसने वूजिन को दे दी थी। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी से सियोन को तैयार करके उसे किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रही थी और घर काफी बिखरा पड़ा हुआ था। खैर जब वो बाहर आई तो पर्क उसे कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूं। ये देखकर तो वूजिन काफी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ ताइयोंग अपने दोस्त को बता रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी से ये काम फिनिश करना है क्योंकि मुझे डायरेक्टर चुमू को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए जाना है। का दोस्त भी ये सुनकर हैरान था कि ठीक है उसने जॉब छोड़ दी, मगर अब वो कंट्री छोड़कर क्यों जाना चाह रहा है। इसके बाद ताइयोंग एमीचू के रूम में आता है। एमीचू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगी कि लाओ मेरी मेडिसिन दो, और तभी उसको रियलाइज हुआ कि ये चुमू नहीं बल्कि ताइयोंग है। इस पर ताइयोंग उनसे कहता है कि अगर आपको उनकी इतनी एडिक्शन हो चुकी है तो फिर आपने उनको जाने ही क्यों दिया। खैर कल उनकी यूएस की फ्लाइट है, मैं उनको सी ऑफ करने के लिए जाऊंगा, अगर आप चाहो तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। इसके बाद एमी जो अपने लिए कॉफी बनाने को आती है, पर उसे समझ नहीं आती कि कॉफी बनाते कैसे हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमेशा उसका हस्बैंड इसके लिए बना दिया करता। अब बार बार उसकी आंखों के सामने डायरेक्टर चुमू ही आ रहा था और उसे खुद भी समझ नहीं आती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो भी उसे प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। इसके बाद ताइयोंग बीएस फूड कंपनी में एक इंटरव्यू देने के लिए आया था। यहाँ वो और वूजिन एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे होते और ये बात पर्क ने भी नोटिस की। फिर इसके बाद इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जिसमें ताइयोंग ने बताया कि मैं तो कैमरा को काफी सालों पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन फिर किसी ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं फोटोग्राफी से कितना प्यार करता हूँ। इनडायरेक्टली वो वूजिन की बात कर रहा था। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वूजिन ने उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया हो। ये सारी बातें पर्क भी समझ रहा होता है। इसके बाद ताइयोंग सियोन को किंडरगार्टन से लेकर उनके नेबर्स के घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जिस पर दादी माँ ने बताया कि क्या तुम इसके घर से इसके पैम्पर्स ला दोगे क्या। वूजिन ने मुझे डोर का पासवर्ड बताया तो था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। इस पर ताइयोंग घर आता है और जब उसने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है तो अब वो जल्दी से सफाई करने लगा। इधर वूजिन घर आते हुए सोच रही थी कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होगा, सबसे पहले तो मुझे वो समेटना है और मैं इतनी थकी हुई हूँ। लेकिन जब वो घर पहुँची और उसने सब कुछ साफ सुथरा देखा तो वो हैरान हो गई। साथ ही उसने ताइयोंग का नोट देखा कि मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉईल करके रखे हैं, उसे खा के सोना। इवन कि उसे ताइयोंग की याद आने लगी जब ये तीनों साथ में खाना खाया करते थे, तब सब कुछ कितना अच्छा था। उधर ताइयोंग को भी खाने के टेबल पर बैठे हुए इन दोनों की याद आ रही थी। इसके बाद अगली सुबह वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था, मगर खुद के लिए कुछ लेने के बजाय वो सियोन की चीजें देखने लगता है। उसके दोस्त भी देखकर हैरान हो गए कि ये लड़का कितना ज्यादा बदल चुका है। दूसरी तरफ वोन वूजिन से पूछ रही थी कि तुम्हारा और पर्क के डेट्स का क्या बना। वूजिन ने बताया कि अभी भी एक डेट रहती है, मगर पता नहीं क्यों उसके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, लेकिन ताइयोंग के साथ रहते हुए मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। वॉन बोली कि तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम उसके एहसानमंद है, बाकी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग के दोस्त उसके घर आते हैं और जब उन्होंने देखा कि इसने हर चीज पर प्रोटेक्शन चिप लगा रखी है तो वो कहते हैं कि तुम कितना ज्यादा बदल गए। ताइयोंग ने बताया कि इन सब चीजों से ज्यादा मेरे लिए सियोन मैटर करता है और अगर वो कभी मेरे घर आएगा और उसे किसी चीज से चोट लग गई तो। इसके बाद डायरेक्टर चुमू के यूएस जाने के बारे में बात होने लगी। दूसरी तरफ हमें एमीचू को दिखाया जाता है जो यही सोच रही थी कि मुझे उसे सी ऑफ करने के लिए जाना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट सीन में चूजियोंग को दिखाया गया जिसे वीकेंड पर भी ऑफिस में आकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मुझे देखो। तभी वहाँ पर ताइयोंग भी आता है अपना कुछ काम करने के लिए और तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आई जो डायरेक्टर चुमू की फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था। उसकी बातें सुनकर चूजियोंग को लगा कि शायद ताइयोंग यूएस जा रहा है। दूसरी तरफ पर्क वूजिन को तीसरी डेट पर लेकर आया था उसी ऑर्फनेज में जिसमें वो एक टाइम पर रहा था। यहाँ वो बच्चों के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया था और बच्चे भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वूजिन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब वो बाहर आई तो उसने एक बच्चे को अकेले बैठे हुए देखा। स्टाफ मेंबर ने बताया कि इसको इसकी फैमिली ने रिसेंटली यहाँ पर छोड़ा है। अब ये हर वक्त उनके आने का वेट करता रहता है और खाना भी अच्छे से नहीं खाता। इस पर उसको ताइयोंग की याद आ गई और फिर इन सब के बीच में बैठकर भी उसे बार
बार बार ताइयोंग की याद ही आती जा रही थी। इसी दौरान उसको चूजियोंग की कॉल भी आ जाती है इससे कुछ फाइल के बारे में पूछने के लिए, और कहता है कि देखो ना, तुम सब मजे कर रहे हो और मुझे देखो, एक तो यूएस भी जा रहा है। जिस पर वुजिन ने पूछा कि यूएस कौन जा रहा है, तो वो बोला कि तुम्हें नहीं पता, ताइयोंग जा रहा है। ये सुनकर वुजिन बहुत ज्यादा हैरान हो गए। जबकि दूसरी तरफ ताइयोंग एमिचू के पास आता है। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे बार बार डायरेक्टर चूमू के इल्यूजन्स आ रहे होते हैं। और ताइयोंग कहने लगा कि अगर आप नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए तो उसे कह क्यों नहीं देती। एमिचू ने डिटेल से बताया कि अब अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए काफी साल गुजर चुके और मैं उसको नहीं बता सकी, लेकिन ताइयोंग उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि चलो, आपको उसे रोकना ही होगा। यहाँ वुजिन इन सब के साथ होकर भी ताइयोंग के ख्यालों में घूमती, और जब बारिश शुरू हुई तो इसको याद आया कि उसे कभी भी बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी वजह से उसे बारिश भी पसंद आने लगी। वो उनकी बात भी याद आती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम उसके एहसानमंद हैं। अब वो पर्क से कहने लगी कि मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जाना होगा, और अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से भाग निकली। जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट पहुँची और इधर उधर ताइयोंग को ढूंढने लगी। फिर जैसे ही उसे ताइयोंग नजर आया तो फौरन से उसके पास आती है और कहने लगी कि प्लीज मत जाओ। वो भी इसे देखकर हैरान हो गया कि तुम यहाँ से। कहने ही वाला था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, पर वुजिन ने पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज मत जाओ। इवन के उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसे किस कर देती है। इस पर ताइयोंग भी इसे बैक किस करने लगा और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। डायरेक्टर चूमू इन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये किसिंग क्यों कर रहे हैं। खैर, एमिचू ने भी उसको जाने से रोक दिया था, और ये सुनकर तो डायरेक्टर चूमू को यकीन ही नहीं आता कि क्या सच में अब अपने लफ्जों से पीछे मत फिरना। यानी कि वो समझ गया था कि ये औरत मुझसे प्यार तो करती है, बस इजहार करने में जरा कंजूस है। फिर जब वो ताइयोंग के पास आकर अपना सामान वहाँ से ले जाने लगा तो वुजिन ये देखकर सारी बात समझ चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, तुम्हारे जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना लग रहा था। ताइयोंग भी यही कहता है कि मुझे तो उस घर में सुकून ही नहीं आ रहा था, जैसे वो मेरा घर ही ना हो। नेक्स्ट सीन में वुजिन पर्क से मिलने के लिए जाती है। कल के लिए उसको सॉरी की और फिर बताया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इस पर पर्क बोला कि ताइयोंग को ना, असल में मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था। खैर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जाते जाते उसने वुजिन को आवाज देकर बताया कि उस दिन ताइयोंग उस शो में आया था। मैं तुम्हें नहीं बता पाया क्योंकि शायद तुम्हें उससे ज्यादा प्यार हो जाता, लेकिन अब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मजीद इसे अपने दिल में भी नहीं रख सकता था। इसके बाद जब वो वापस आई तो ताइयोंग सियोन के साथ बाहर खेल रहा था, और कुछ देर साथ खेलने के बाद ताइयोंग इसे कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। वुजिन तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले से ही तैयार थी, और अब वो ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा प्यारी है। और ये बातें इधर पीछे खड़े नेबर्स ने सुन ली थी, जो इनके लिए क्लैपिंग करते हैं, मगर ये दोनों ही एम्बेरस हो गए और वुजिन तो जल्दी जल्दी से घर भाग गई। नेक्स्ट सीन में वुजिन काफी ज्यादा शर्मा रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की, हम धीरे धीरे से इन लोगों को बता देते ना। खैर, फिलहाल हमें अपने वर्क लाइफ में अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज नहीं करना। ये सुनकर ताइयोंग को अच्छा नहीं लगा कि क्यों, इसमें छुपाने वाली क्या बात। वुजिन उसको बहुत प्यार से किस करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। बात को समझने के लिए ताइयोंग उसे एक बार फिर से किस करने को कह रहा था, और आफ्टर दैट जब वो यहाँ से जाने वाला होता है तो सियोन उसे जाने नहीं देता, इसलिए दोनों सियोन को बाहर ले आए थे। और यहाँ बातों ही बातों में ताइयोंग वुजिन से कहता है कि क्यों ना हम सब फिर से साथ में रहे, इस तरह हम सियोन का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। वुजिन तो पहले से ही तैयार बैठी थी। ये जानकर ताइयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ताइयोंग का दोस्त देख रहा था कि एक तरफ एमिचू और उसका हस्बैंड इतना रोमांटिकली बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ताइयोंग भी फोन पर रोमांटिक हुआ जा रहा था। पता नहीं इन सब लोगों को हो क्या गया। इसके बाद ताइयोंग सियोन को पिकअप करने के लिए उसके किंडरगार्टन जाता है, और यहाँ उसकी टीचर इसे कुछ बात करना चाहती थी, पर ये बोला कि माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड है। मगर फिर वो काफी ज्यादा एम्बेरस हुआ जब उसे पता चला कि टीचर मुझसे सियोन के बारे में कुछ बात करना चाहती है। आफ्टर दैट वो सियोन को घर लेकर आया, और थोड़ी ही देर में उसे वुजिन के नाम का एक लेटर मिला जो कि कोर्ट की तरफ से आया हुआ था। थोड़ी टाइम तक वुजिन भी घर आ गई थी। ताइयोंग ने खाना बना कर रखा हुआ था। ये लोग साथ में खाना खाते हैं, और तभी ताइयोंग ने देखा कि मेरा फोन कहीं खो गया। वुजिन उसके फोन पर कॉल करती है, और तभी उसने देखा कि क्या तुमने मेरा नाम टेम्परेरी शेल्टर रखा हुआ है। ताइयोंग ने बहाना लगा दिया कि ये बहुत पहले की बात है, जरा दिखाओ तुमने मेरा नाम किस नाम से सेव किया हुआ है। वुजिन उसे अपना फोन छुपाने लगी, और इसी चक्कर में ताइयोंग उसके ऊपर गिर पड़ा था। यहाँ वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तब तक बीच में सियोन आ गया। नेक्स्ट सीन में वुजिन उस लेटर को पढ़ रही थी जो कि कोर्ट की तरफ से आया हुआ था, और इसमें मेंशन
टेंशन था कि आपका एक इंटरव्यू होगा जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि सियोन की कस्टडी आपको दी जाए या नहीं। वूजिन इस बात से जरा परेशान हो गई थी, लेकिन ताइयोंग उसको यकीन दिलाता है कि जब हम दोनों साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो खुश हो जाती है और डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ताइयोंग ने इसमें उसकी काफी ज्यादा हेल्प की। अगली सुबह वूजिन ताइयोंग से मैसेजेस पर हंस कर बातें कर रही थी और यहाँ वोन ने इसको देख लिया था तो वूजिन भी इसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता, लेकिन फिर कहने लगी कि मुझे पहले से ही अंदाजा था। खैर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और ये दोनों सियोन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सियोन के साथ साथ ताइयोंग वूजिन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता। सियोन के साथ उसको भी लोरी गाकर सुला रहा था, जिस पर वूजिन को काफी अच्छा लगा और वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी फैमिली बनने के लिए। ताइयोंग कहता है कि क्यों ना हम कल सियोन को लेकर एक ट्रिप पर चलें, उसे अच्छा फील होगा। और अगली सुबह ये लोग ट्रिप पर निकल गए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं रहा, क्योंकि जाते जाते गाड़ी की एलईडी खराब हो गई, जिसकी वजह से मैप भी नहीं चल पा रहा था। और फिर जिस रेस्टोरेंट इन लोगों ने जाना था वहाँ बच्चे अलाउ ही नहीं थे, इसलिए ये लोग दूसरी जगह घूमने फिरने चले जाते हैं। काफी सारी पिक्चर्स क्लिक की, हंसी मजाक किया और सियोन को तो यहाँ पर खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ताइयोंग वूजिन को बता रहा था कि आज का दिन मेरे लिए इतना खुशी का है कि मैं चाहता हूँ ये लम्हे यहीं पर थम जाए। जबकि वूजिन ताइयोंग के साथ बैठकर बातें करते हुए कह रही थी कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, सियोन की कस्टडी मुझे मिलेगी कि नहीं। और ताइयोंग ने एक बार फिर से उसको यकीन दिलाया कि भला तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन ही हो सकता है जो सियोन का ख्याल रख सकेगा। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग वापस जा रहे थे तो वूजिन कहने लगी कि सियोन का पैम्पर बदलने के लिए हमें कहीं पर रुकना होगा। और इसके बाद वो लोग एक मार्ट के पास रुक गए थे। सियोन का पैम्पर बदल लेने के बाद उसे अपना वो टॉय चाहिए था। वूजिन को लगा कि शायद उसे हमने गाड़ी में छोड़ दिया है और उसको लेने के लिए ताइयोंग जल्दी से गया। इधर वूजिन को भी कुछ नीला नीला नजर आया, वो उसे उठाने के लिए जाती है और जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने सियोन नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा वरीड हो गई कि सियोन कहाँ चला गया है। तब तक ताइयोंग भी वापस आ चुका और दोनों इतना ज्यादा डर गए थे कि इतने भीड़ में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। दोनों पागलों की तरह उसको ढूंढने लगते हैं। ताइयोंग वूजिन को भी तसल्ली दे रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, वो हमें मिल जाएगा, जबकि वो तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सिक्योरिटी रूम में जाकर अनाउंसमेंट भी करवाई, मगर फिर भी कुछ पता नहीं चला। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एक लेडी उसे सिक्योरिटी रूम में ले आई थी। अब ये दोनों सियोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि वो लेडी इसे बच्चे का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली गई। घर आने के बाद भी वूजिन को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि सियोन कितना डर गया होगा, लेकिन ताइयोंग उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगली सुबह वूजिन को ऑफिस में दिखाया गया और उसे सियोन की कस्टडी की इंटरव्यू के लिए भी जाना था। वो काफी लेट हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके पहुंच ही जाती है। मगर देखने पर पता चला कि ये वही लेडी है जो सियोन को सिक्योरिटी रूम में लेकर आई थी। उन्होंने ताइयोंग को भी अंदर बुला लिया था और दोनों की सारी डिटेल्स जानने के बाद वो कहती है कि तुम दोनों की रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है, तो भला बच्चे को कैसे संभालोगे और आपके पास बच्चे को संभालने का एक्सपीरियंस भी नहीं। काफी सारी बहस कर लेने के बाद वो कहती हैं कि मेरा फैसला यही है कि बच्चे की कस्टडी आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं दी जा सकती। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर ये लेडी कहने लगी कि आखिरी फैसला फिर भी मेरा नहीं होगा, बल्कि कोर्ट ही करेगा। वापस आने के बाद वूजिन का मूड काफी ज्यादा खराब था और ये बात नेबर्स ने भी नोटिस कर ली थी। उसके जाने के बाद ताइयोंग ने इनको पूरी बात बता दी। उधर वूजिन खुद को इस बात से तसल्ली दे रही थी कि अभी भी मेरे पास एक चांस बाकी है। अगली सुबह ताइयोंग को एक शूटिंग के लिए जाना था, मगर वो वूजिन से कहता है कि अगर तुम कहो तो फिर मैं घर पर रहकर तुम्हारे साथ सियोन का ख्याल रख लूंगा। मगर वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने के लिए। उसके जाने के बाद वूजिन घर समेटती है और सियोन के खिलौने धोती है, जिसके बाद घर से ब्लीच की स्मेल आ गई थी और इसकी वजह से उसने दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया। इसी दौरान जब उसने सियोन को टच किया तो उसे रियलाइज हुआ कि इसको तो बुखार हो रहा है। जल्दी से मेडिसिन देखने जाती है और ना मिलने पर उसने हांजी को भी कॉल की मेडिसिन का पूछने के लिए, मगर वो घर पर नहीं होती। और इधर सियोन दरवाजे से बाहर निकल गया था और इवन के सीढ़ियों से भी नीचे गिर चुका था। वूजिन उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी और जब तक ये आती है तब तक सियोन उस लेडी के हाथों में था। उसने वूजिन को बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया कि बच्चे का ख्याल रखने के बजाय तुम इस पर जुल्म कर रही हो। वूजिन को तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कब और कैसे हो गया, जबकि तब तक नेबर्स
भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन लोगों ने उस लेडी को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही है, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और जब तक मजीद इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तब तक सियोन को ऑर्फनेज शिफ्ट करने का कहा। वूजिन उनके सामने बहुत ज्यादा रो रही थी कि ऐसा मत करो, सियोन को मुझसे दूर मत लेकर जाओ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन वो लोग इसके एक भी नहीं सुनते और सियोन को वहाँ से ले गए थे। शाम में जब तायोंग वापस आ गया था तो सभी नेबर्स को बाहर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर हुआ क्या है। और बैदू की मॉम उसे कहती है कि मैं बताती हूँ, लेकिन पहले तुम परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट सीन में वो भागता हुआ वूजिन के पीछे पुलिस स्टेशन आता है और जैसे ही वूजिन ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे और रोते हुए वहीं पर बैठ गई। तायोंग उसे संभालने लगा मगर वो रोते हुए यही कह रही थी कि सब मेरी गलती है, अब ये लोग मुझे सियोन की कस्टडी कभी भी नहीं देंगे। अगली सुबह बैदू की मॉम वूजिन को अपने घर पर लेकर आती हैं क्योंकि वो जानती थी कि वूजिन बहुत ज्यादा परेशान होगी। इसी दौरान वूजिन की नजर एक लड़की की पिक्चर पर पड़ी और दादी माँ बताने लगी हैं कि ये मेरी बेटी है, बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो गई थी और बैदू मेरा बेटा नहीं बल्कि दामाद था। जब इसकी वाइफ की डेथ हुई तो मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा कि अब यहाँ पर लेने क्या आए हो तुम, पर वो हमेशा यही कहता रहा कि बीवी के जाने से क्या मैं अपनी माँ को भी छोड़ दूँ। शायद वो इस बात को जानता था कि मैं अपनी बेटी के दुख से मर जाऊंगी। हमेशा इसने मेरे पास रहकर मेरे बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का ही हो, और क्या पता सियोन को जो नई फैमिली मिलेगी वो उसका बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। ये सारी बातें अब वूजिन को धीरे धीरे करके समझ आने लगी थी। इसके बाद वूजिन घर आकर सियोन का सारा सामान पैक कर रही थी जो कि उसके लिए जरूरी था और उसे देने के लिए ऑर्फनेज जाना था। तायोंग बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर जैसे वो सियोन के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उसको नींद किस तरह आती है, वो कब उठ जाता है और कब वो हंसता खेलता है, ऐसा लग रहा था कि वो सियोन को बहुत अच्छे से जानती है। वहाँ से वापस आने के बाद तायोंग उसे अभी भी तसल्लिया दे रहा था कि इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट के फैसले से हमें सियोन की कस्टडी मिल जाएगी। हमें बस अपनी पूरी मेहनत करनी है, इसलिए नहीं कि हमें उसकी कस्टडी मिल जाए बल्कि इसलिए कि हम उसको एक अच्छी जिंदगी दे सके। इसके बाद ये दोनों पूरे घर में प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि सियोन जब घर वापस आए तो इस बार उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अर्क से कहकर वूजिन ने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी और वो कहता है कि अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। सारे नेबर्स भी की हेल्प करने के लिए इकट्ठे हो गए थे और हांजी ने उस रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखा हुआ था जिसमें वूजिन ने इससे मेडिसिन का पूछा था। हांजी कहती है कि हम इसको कोर्ट में एज अ प्रूफ भी शो कर सकते हैं। वूजिन और तायोंग दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि सभी नेबर्स इनका बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे। उसी तरफ पर्क एक लेटर के थ्रू वूजिन की हेल्प करना चाहता था और अगले ही सीन में तायोंग और वूजिन जब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ऑफिसर ने पर्क का वो लेटर दिखाया जिसमें उसने इस बात का सबूत दिया था कि वूजिन उस बच्चे से कितना प्यार करती है। सिर्फ उसने नहीं बल्कि सभी नेबर्स ने भी अपना अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया था। इस बात से ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। उधर ऑर्फनेज में स्टाफ मेंबर उस लेडी को बता रही थी कि सियोन इतने दिनों से अच्छे से सोया नहीं, बस रोता रहता है और मैंने एक बात का अंदाजा तो लगा ही लिया कि उसकी आंटी उसे बहुत प्यार करती है। क्या पता आपको कोई गलत फहमी हुई हो। इधर वूजिन जब ऑफिस आई तो वो पर्क का शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर वो कहीं नजर ही नहीं आया और तभी से पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोन को घर लाया गया जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लेडी भी सियोन के साथ आई थी। अब वो इन दोनों के साथ भी काफी अच्छे से पेश आ रही थी और घर में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर उसे और भी अच्छा लगा। इन सब की पिक्चर्स क्लिक करती है। सियोन के साथ वूजिन की पिक्चर देखकर भी इनको काफी अच्छा लग रहा था और याद करती हैं कि किस तरह सारे नेबर्स ने, किंडरगार्टन की टीचर ने और पर्क ने इन दोनों को डिफेंड किया। मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों से सॉरी करती हैं और फिर वहाँ से जाने लगी। जैसे ही घर के बाहर आई और उन लोगों की आवाजें सुनती है कि वो कितना खुश हो रहे हैं तो इनको भी काफी अच्छा लगा। रात में सियोन को सुला देने के बाद वूजिन कहती है कि शायद मुझे इसको लेकर कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसको यहाँ पर अच्छे से नींद नहीं आती होगी। अगली सुबह कोर्ट का डिसीजन होने वाला था और इन दोनों के साथ साथ सारे नेबर्स भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और बाहर ही खड़े वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और सियोन की कस्टडी वूजिन को दे दी गई थी। ये खबर जब उन दोनों ने बाहर आकर उन नेबर्स को सुनाई तो वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि इसी खुशी में अब पार्टी होनी चाहिए। तायोंग बोला कि चलो फिर आज की ट्रीट मेरी तरफ से। इसके बाद रात में वूजिन उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। तायोंग बोला कि हमें भी एक फैमिली पिक्चर क्लिक करके इस पिक्चर के साथ लगा देनी चाहिए और वूजिन उसको हग करके उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर तायोंग ने उसको आई लव यू बोला और फिर वो कहता है कि मेरे साथ रहने के लिए और मेरी फैमिली बनने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ ये दोनों रोमांटिक सी बातें कर रहे थे और सियोन इन दोनों को देख रहा था।
अगली सुबह वूजिन पर्क से मिलने के लिए गई थी, उसको कस्टडी मिलने की खुशखबरी सुनाई और उसका शुक्रिया भी अदा किया। जबकि पर्क ने बताया कि मैं इसी कंपनी के यूएस वाले ब्रांच में शिफ्ट होने वाला हूँ। ये सुनकर तो वूजिन हैरान हो गई कि क्या कब जा रहे हो, और वो बोला कि बस अगले हफ्ते ही, लेकिन सियोन की बर्थडे का गिफ्ट उसको देकर ही जाऊंगा। ये सुनकर वूजिन को याद आया कि अरे उसकी तो बर्थडे आ रही है। घर आने के बाद वो और ताइयोंग डिसाइड कर रहे थे कि हम इतनी जल्दी क्या करें, हमें बहुत अच्छे से भी सेलिब्रेट करना है और हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं। ये बात ताइयोंग ने अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस की, जिस पर वो कहते हैं कि स्टूडियो का और अरेंजमेंट का बंदोबस्त हम कर लेंगे, बाकी तुम लोग देख लो। खाने की सारी जिम्मेदारी बाइदू की मॉम ने उठा ली थी और हांजी कहती है कि मैं अपने हाथों से केक बनाऊंगी। इस तरह सब लोगों ने काम डिवाइड कर लिया, जिससे वूजिन और ताइयोंग को बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन बर्थडे वेन्यू का दिखाया जाता है, जहाँ सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो गई थी और तकरीबन अब एक एक करके सारे लोग भी आने लगे। एमिचू को सियोन बहुत प्यारा लग रहा होता है, जिस पर उसका हस्बैंड कहने लगा कि यकीनन अब अगली बारी हमारी है इस तरह बच्चा लाने की। पर्क भी अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स को लेकर यहाँ पर पहुँच आया था, जिसे देखकर वूजिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद ताइयोंग को स्टेज पर बुलाया गया पहली स्पीच देने के लिए। वो सबका शुक्रिया अदा करता है कि सियोन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आप सबका है, अगर आप लोग ना होते तो शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी कभी भी ना उठा पाते। इस तरह की वो काफी सारी बातें करता है। खैर इधर एमिचू को वॉमिटिंग फील होने लगी तो वो फौरन से वॉशरूम जाती है, जिससे कि उसके हस्बैंड को लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद बाकी की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है। सब लोग बहुत मजे से हल्ला गुल्ला कर रहे थे और आखिर में एक फैमिली फोटो के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।